फिलहाल एक और मधु रावत हैं हमारे साथ, वो भी। जी मधु, स्वागत है आपका, बताएं। सर मैंने 2008 में शादी की थी अपने बेटे की, लेकिन शादी 4 महीने बाद ही मेरी बहू छोड़ के चली गई। मतलब यहाँ से 15 दिन में हेल्पलाइन में लिख के गई है और ये 15 दिन के बाद आ जाऊंगी। लेकिन वो तो जब 15 दिन आई तो 1.5 साल के बाद उसने केस कर दिया। अच्छा। केस कर दिया तो यही मेरी दोनों बेटियों का नाम लगाया मारने पीटने का, और मुझे भी मतलब मारने पीटने का नाम लगाया, दहेज का केस कर दिया उन्होंने। ऐसे अब उन्होंने फिर केस करने के बाद में हम लोग हाथ गए उसमें, कल प्रयाग में केस किया उन्होंने, और हम इतने परेशान है कि मैं विधवा औरत हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे डेट लड़की जब से वो गई है तब से मेरा बेटा जो है बिल्कुल बाहर नहीं निकला है। तब से इतनी दिमागी हालत इस तरह से वो कर दिया, शर्म वाली बात हो गई हमारे लिए। आई थिंक यहाँ पे डिजर्शन का केस बन सकता है। 6 महीने बाद लड़की चली गई है, 1.5 साल बाद ये केस करती है, तो ये उल्टा डिजर्शन का क्यों नहीं लगा सकती लड़के वाले पर इसमें एक चीज मैं इनकी तरफ से अगर एक सवाल करूं कि ठीक है ये डिजर्शन का केस लगाए हैं, लेकिन सडनली एक ऐसी फैमिली हरिद्वार में रहती हैं और ये कह रही है कि मैं विधवा हूं, एक बेटा है कुल, सडनली आपके ऊपर 498 का केस आता है। ये सोशल स्टिग्मा है बेसिकली कि आपने दहेज मांगा, आपके ऊपर आपकी बहू छोड़ के चली गई और उसने आपके ऊपर ये केस लगा दिया। ये एक बड़ा स्टिग्मा है। इसके चलते आधा परिवार तो वैसे नहीं निकलता है, अपना मुंह छुपाता फिरता है। स्टिग्मा के साथ जो पर्सनल विंडिकेशन है, जो बंदा जिसके अगेंस्ट ये 498 लगाया जाता है, आमूमन आप देखेंगे 99% ऑफ द केसेस द गर्ल डिक्लेयर्स कि ही इज इंपॉर्टेंट। आप मेरा सवाल ये है, अगर आप कहती हैं कि लड़का इंपॉर्टेंट है तो व्हाई शुड यू नॉट बी सब्जेक्टेड टू वर्जिनिटी टेस्ट? आप भी प्रूफ करें, क्योंकि ये तोहमत लगती चली जाती है एक के बाद एक लड़के वालों के ऊपर, और वो परिवार तहस नहस हो जाती है और ये लड़की पैसा बटोर लेती है। थोड़े दिन बाद उसको तमाम चीज़ें सहूलियत आप मुहैया करवा देते हैं, सरकार की तरफ से मुहैया हो जाती है, वो दोबारा शादी की पीढ़ी में बैठ जाती है। लेकिन उसकी भरपाई कौन करे? जो परिवार तुमने उजाड़ा। जी बिल्कुल। और ये कह रही हैं मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे ख्याल से इस तरह की तमाम महिलाएं जाती हैं अंदर। बिल्कुल। और इस तरह के जो लॉज है, आई थिंक इट हैज अ वेरी वाइडर इम्प्लीकेशंस। ये सिर्फ जो लिव इन रिलेशनशिप है, 498 है, ये तमाम चीजें मेरे को तो लगता है कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है जो हमारी बुनियादी जो धरोहर है भारत की, वो मैरिज या परिवार, वो परिवार तोड़ने का एक काइंड ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है। आप देखें कहीं पे भी ये जो लॉ बनाते हैं, वहाँ पे इस तरह के क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट या जो सोशल वर्कर्स हैं, जो वैलिड सोशल वर्कर्स हैं, जाने पहचाने, उनको आप नहीं इन्वॉल्व करते। जो कॉन्सेंट्रेटेड मोटिवेटेड सिंगल वीमेन है, उनको आप क्यों लेते हैं? आपके पैनल होना चाहिए जहाँ पे आप यूटिलिटी जो बना रहे हैं आप लॉ की, उसकी तो देखें, अप्लाइड एस्पेक्ट तो देखें। और अगर ये चीज प्रूव हो जाती है, जैसे इस केस में हुआ कि ये गलत है, प्रूव होने के बाद यू शुड टेक द सेम काइंड ऑफ स्टर्न एक्ट्स अगेंस्ट द गर्ल। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि क्या ये भारत की पुरानी परंपरा, परिवार या फिर शादी की जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको तोड़ने की कोई कोशिश तो नहीं है? ये एक सवाल पैदा होता है। फिलहाल एक कॉलर जुड़े हैं, राहुल है मुंबई से, वो कुछ कहना चाहते हैं। राहुल बताइए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरी वाइफ ने जो है ये केस किया हुआ था मेरे ऊपर। ओके, अभी तक ये चल रहा है जयपुर कोर्ट में। ओके, हेलो, हाँ सुन रहे हैं आप, बताइए। जी, तो मेरा ये कहना है कि जब ये 498 जो है लॉन्च किया जाता है जी, ठीक है, तो उनके ऊपर DP3 जो कि दहेज के अगेंस्ट में जो लेना और देना जो है दोनों जो है गलत माना जाता है। तो जब भी 498 रजिस्टर किया जाता है तो DP3 साइमल्टेनियसली सामने वाली पार्टी के ऊपर भी करना चाहिए, जो कि पुलिस नहीं कर रही है। बहुत बढ़िया सवाल है इन्होंने, और जो इनकी चिंता है बिल्कुल वाजिब है कि अगर कोई ये कहता है कि मैंने दहेज दिया है तो उसके ऊपर भी कानून ये कहता है कि इनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने दहेज दिया है। लेकिन चूंकि हमारा सिस्टम भी जेंडर बायस्ड है, लॉ सारे जितने हैं वो जेंडर बायस्ड हैं, जो वुमेन से रिलेटेड हैं, तो इसमें क्या होता है, जो इस लॉ को मिसयूज करता है, जो इस लॉ को जाकर के ऑफेंस रजिस्टर करवाता है, उसके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश पर अगर कोई जाए और ये बात उठाए और कहे कि मैं इस तरह का नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं। और मैं इनको बताना चाहूंगा कि लगभग 10-12 केसेज ऐसे दिल्ली में हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं, जहां पर सेक्शन 3 DP एक्ट में
लड़की को ऑफेंस एक्यूज बनाया गया, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और एक जजमेंट भी है दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसके तहत जस्टिस धिंगरा ने ऑनरेबल जस्टिस धिंगरा ने ये एक लॉ लेट डाउन किया है कि अगर कोई लड़की एडमिट करती है अपने एफआईआर में कि मैंने दहेज दिया था या हमारे परिवार वालों ने दहेज दिया था, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए और उसको साइमल्टेनियसली उसको भी एक्यूज बना करके सजा देनी चाहिए। वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी वेरी एगनाइजिंग, जब भी आप 498 लेके पुलिस चौकी में पहुंचते हो, बना बनाया वकीलों के पास, पुलिस वालों के पास आपके कंप्लेन के लिए एफआईआर बनाने की जो है वो लैंग्वेज तैयार मिलती है कि बस नाम भरे जाते हैं। दिस हैज बिकम रैम्पेंट गुंडागर्दी, इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली, देयर शुड बी सम एक्शन। रैम्पेंट गुंडागर्दी या फिर लीगल टेररिज्म, दो वर्ड जी हाँ ये अपने आप में है जो कि एक आम इंसान को परेशान करते हैं और आपके संस्था या आपकी पुरानी परंपरा को है। किस तरह का बदलाव है? अगर सुप्रीम कोर्ट बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी चिंता जाहिर करी है तो मैं कहता हूं अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ये कह रही है कि 95% ये लॉ मिसयूज हो रहा है। और अभी एक रिसेंट जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन भेजी है कि देयर शुड बी ए सुटेबल चेंज इन द 498 ए। मेरा मानना ये है, और जहां तक ये डिमांड है लोगों की और जिस तरह से विक्टिमाइजेशन हो रहा है, मैं कहता हूं कि इस लॉ को इमीडिएटली डिलीट करना चाहिए आप इसी से। जब तक ये डिलीट ना हो तब तक इस लॉ को नॉन कग्निजेबल बनाना चाहिए, बेलेबल बनाना चाहिए, जिसको इमीडिएटली किसी को अरेस्ट ना हो, और इस ऑफेंस को जब तक रजिस्टर नहीं करना चाहिए, एफआईआर जब तक रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आप पुख्ता सबूत पुलिस के सामने रखें, पुलिस उस एविडेंस को एग्जामिन करे और ये पाए कि हाँ ये जो एलिगेशन है ये कोराबोरेट हो रहे हैं आपके एविडेंस से, तब एफआईआर होनी चाहिए। और एक आपसे पूछूंगा, और मैं ये कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं अरेस्ट करते समय, उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाते हैं 12 बजे रात में बिना किसी वोमेन पुलिस ऑफिसर के आप एक वोमेन को भी अरेस्ट कर रहे थे, तो क्या ये वोमेन को सुरक्षा प्रदान करने का ये लॉ है या वोमेन के अगेंस्ट में ये सुरक्षा प्रदान क्या है ये लॉ? क्योंकि एक वोमेन वो भी है जो मदर है, सिस्टर, उनको आप अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं। ये तो कहा भी गया है, ये तो कहा भी जाता है कि इस लॉ के अंदर और जितना भी है वो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड वुमेन हो रही है, क्योंकि एक लड़की ऑफेंस रजिस्टर करवाती है और एल्डरली वुमेन 75 इयर्स। मैं मनीष वाले केस का एग्जांपल देना चाहूंगा। इसमें एक लड़की ने ऑफेंस रजिस्टर करवाया, जबकि मदर और इनकी बुआ, जैसा कि मैंने पेपर से पढ़ा या जहां से भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें 2 औरतों का नाम है और एक औरत जो है 2 महीने के लिए अंदर भी चली गई। तो क्या जिन्होंने ये ऑफेंस झूठा रजिस्टर करवाया था, क्या उनको भी ये सिस्टम 2 महीने के लिए जेल भेजेगा? क्या इन मनीष शर्मा को और इनकी मदर को पूरा कंपनसेशन सिस्टम मुहैया कराएगा? और अगर नहीं कराएगा तो ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे सिस्टम के ऊपर, बहुत बड़ा तमाचा है हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर। कॉग्निजेबल ऑफेंस हटा ले और इसको बेलेबल वारंट बना दे, तो मेरे ख्याल से इसकी जितनी पॉपुलैरिटी है उसमें इमीडिएट फॉल आएगी। एक कॉलर है अमित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। अमित बताइए। ये सर मैंने ना वाइटने में 498 डाल रखा है। क्या क्या दोबारा बताएं? लिखित रूप 498 का केस डाल रखा है मेरे ऊपर, घरेलू वायलेंस का डाल रखा है। ओके, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, लेकिन पुलिस वाले प्रूफ मानकर राजी नहीं है। एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर ऑफिस, राष्ट्रीय महिला आयोग, सब जगह मैंने सबूत लगा रखे हैं, लेकिन कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही सर। जी 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 बिल्कुल। सुनवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जहां पर आप जाते हैं, आप चूंकि हस्बैंड है, आपको यही कहा जाता है कि आप ये हमने केसेस के तौर पर लिए हैं, लेकिन सच चलते हुए एक तो जैसा बताया कि कॉग्निजेबल जो है उसको हटा लिया जाए और इसका शायद बेलेबल बना दिया जाए। ये दो सुटेबल चेंज इमीडिएट करना चाहिए और एफआईआर जब तक रजिस्टर नहीं होनी चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, एविडेंस आए, उसके बाद ऑफेंस रजिस्टर करना चाहिए। और इसमें एक प्रोविजन विद इमीडिएट इफेक्ट से लागू करना चाहिए कि अगर किसी ने झूठा ऑफेंस रजिस्टर करवाया है तो उसको बराबर पनिशमेंट मिलना चाहिए, और अगर बराबर पनिशमेंट नहीं मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ये जेंडर न्यूट्रल लॉ यहाँ पर है। 10 सेकंड में मोस्टली जो 498 के केसेस होते हैं, बूटीज में अगर आप देखें, गहने वो लड़की रख लेती है और वो तोहमत लगाती है कि मेरे सास ने रख ली है, और वो जो तमाम चीजें उसको मिलती है स्त्री धन के हिसाब में वो रख लेती है। तो लड़के वाले जो है पहले से ही क्रिमिनलाइज्ड हो जाते हैं, क्योंकि शादी आपने करी, खर्चा आपने जो भी करा, खुशी खुशी करते हैं कोई शादी का जो अगर आप देखें, यंगस्टर्स इतने अनमैरिड बैठे हैं आजकल, या तो फिर इस तरह के विक्टिमाइज्ड होने के बाद वो हट जाते हैं, तो आपके परिवार टूटेगा। बड़ी बात है कि इस कानून के तहत परिवार टूट रहे हैं, एक आम इंसान परेशान हो रहा है, उसकी नौकरी जा रही है और रोजी रोटी की तमाम समस्या पैदा हो रही है। फिलहाल ये लंबा डिस्कशन चल सकता है, लेकिन हमारा समय खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, और महेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।